गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही थी लैंथेनोइड और हम पढ़ रहे थे लैंथेनोइडों का रसायन। हम लैंथेनोइडों के रसायन में लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था कि कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ऑफ लैंथेनोइड्स, यानी कि लैंथेनोइडों की जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि लैंथेनोइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम पाई जाती है। कम इसलिए पाई जाती है क्योंकि एक तो उनका आकार बड़ा होता है और दूसरा उनके ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश बहुत कम होता है। इस वजह से लैंथेनोइड जो होते हैं वो बहुत ही कम संकुल बनाते हैं। अगर संकुल बनाते भी हैं तो वो किसके साथ बनाते हैं? वो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारों के साथ वो संकुल बनाते हैं, बाकी वो संकुल नहीं बनाते। तो हमने कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी अब पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे आज कि जो लैंथेनोइड है वो लैंथेनोइड कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनको पृथक किया जाता है। यानी कि जितने भी एलिमेंट अपने पाए जाते हैं वो ज्यादातर एलिमेंट खनिज और एसिड के रूप में पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई धातु हो चाहे अधातु हो, ज्यादातर है वो ज्यादातर खनिज या एसिड के रूप में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से लैंथेनोइड्स भी हैं, वो सारे के सारे लैंथेनोइड्स एसिडों के रूप में पाए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है? प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो लैंथेनोइड है वो खनिज या एसिड के रूप में ना पाया जाकर वो पाया जाता है एक बीटा उत्सर्जक के रूप में। अब बीटा उत्सर्जक की बात करूं तो यानी कि किसी भी एक नाभिक के विघटन से, किसी भी नाभिक का अगर विखंडन होगा, बीटा विखंडन करेंगे हम, किसी भी नाभिक का बीटा डीके करेंगे तो वहां से हमें प्राप्त होता है प्रोमेथियम। और वो नाभिक कौन सा होता है? वो नाभिक होता है यूरेनियम। यूरेनियम 92-238। इस एलिमेंट का जब हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं तो हमें एक बीटा उत्सर्जक के रूप में एलिमेंट मिलता है। वो एलिमेंट है आपका कौन सा? प्रोमीथियम। यानी कि प्रोमीथियम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे लैंथेनोइड्स जो है वो लैंथेनोइड्स कहां पाए जाते हैं? एसिडों के रूप में या खनिज के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति से पाए जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पुट होगा कि ऐसा कौन सा लैंथेनोइड है जो प्रकृति से नहीं पाया जाता? आपका आंसर होना चाहिए प्रोमीथियम। या आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन भी पुट हो सकता है। वो क्वेश्चन ये होगा कि प्रोमीथियम जो लैंथेनोइड है वो प्रकृति से नहीं पाया जाता, क्यों? इसीलिए नहीं पाया जाता प्रकृति में क्योंकि यह एक बीटा उत्सर्जक तत्व है और यह पाया जाता है यूरेनियम 92 के विघटन से, इसके नाभिकीय विघटन से ये प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि तो बाकी जो है वो एसिड, कौन से एसिड के रूप में पाए जाते हैं लैंथेनोइड? तो सबसे पहले है मोनोजाइट। मोनोजाइट जो एसिड है यानी कि एक ऐसा एसिड है जिसमें सभी प्रकार के लैंथेनोइड पाए जाते हैं। लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जो 14 एलिमेंट है, मैंने प्रोमीथियम को छोड़ दे तो बाकी 13 बच गए। 13 के 13 जो लैंथेनोइड है वो ये मोनोजाइट के एसिड होते हैं। यानी इस मोनोजाइट के अंदर सारे के सारे लैंथेनोइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जीनोटाइप व बेंजाइम, ये दो प्रकार के एसिड और हैं जिनमें लैंथेनोइड्स पाए जाते हैं। अब बात करूं मोनेजाइट की, तो मोनेजाइट एक रेत के प्रकार का होता है, यानी एक ऐसी रेत है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। काफी भारी रेत होती है। मुख्य तौर पर अगर बात करूं तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 3 देशों में मुख्यतः पाई जाती है और ये इंडिया में तटीय स्थलों पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं कि सर अगर आपको मोनेजाइट एसिड प्राप्त हो गया तो उस मोनेजाइट एसिड से आप लैंथेनोइड कैसे प्राप्त करोगे? क्योंकि हम तो लैंथेनोइड में क्या पढ़ते हैं? सीरियम पढ़ते हैं, ट्रिटियम पढ़ते हैं, प्रोमेथियम पढ़ते हैं, गैडोलिनियम पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और आप बोलते हैं मोनोजाइट, यानी हमें तो मोनोजाइट प्राप्त हुआ और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ट्रिटियम, सीरियम, गैडोलिनियम, इस प्रकार से। तो उनको पृथक किया जाता है। खनिज जो भी प्राप्त होते हैं वो एसिडों के रूप में पाए जाते हैं और उनको फिर पृथक करके शुद्ध रूप में तत्वों को प्राप्त किया जाता है। वो पृथक्करण का जो मेथड है वो मेथड क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो भी खनिज हमें प्राप्त होता है उसका हमें करना पड़ता है सांद्रण, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे? खनिजों का सांद्रण करने के लिए हमारे पास अलग अलग विधि रहती है। अगर बात करूं मोनेजाइट के सांद्रण की या लैंथेनोइडों के सांद्रण की जो खनिज में पाए जाते हैं, तो इनके सांद्रण करने के लिए हम एक तो जो गोल्ड के लिए यूज करते हैं वो मेथड यूज करेंगे, जो सोना प्राप्त करने के लिए मेथड यूज करते हैं वो मेथड यूज करेंगे। वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है अपना ध्रुवाकर्षण विधि।
गुरुत्वाकर्षण विधि। अब ये गुरुत्वाकर्षण विधि क्या है? गुरुत्वाकर्षण विधि ये है कि जैसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो कुछ ऐसे भारी जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण विधि से कुछ अशुद्धियां होंगी जो इस मोनेटाइट ऐसेट में प्राप्त मौजूद होंगी, वो अशुद्धियां अलग हो जाएंगी। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण मेथड के अलावा भी एक मेथड और यूज किया जाता है, वो है मैग्नेटिक मेथड या चुंबकीय विधि। यानी कि चुंबक की सहायता से भी जो चुंबकीय प्रकार की इसमें अशुद्धि होगी, यानी जैसे कि लोहे की अशुद्धि है, कोई ऐसी मेटल की अशुद्धि है जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, वो अशुद्धियां किस प्रकार से अलग हो सकती है? वो अशुद्धियां अलग हो सकती है चुंबकीय विधि से। यानी कि इस रेत के अंदर, इस मोनोजाइट प्रकार की रेत के अंदर चुंबक को हम अगर ले जाएंगे तो वो चुंबकीय अशुद्धियों को अलग कर देंगे। इन दो मेथडों को यूज करने के बाद हम खनिज का सांद्रण कर लेते हैं। अब ये जो सांद्रित खनिज हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम करवाएंगे भंजन। भंजन क्या है? भंजन एक रासायनिक मेथड है। इसमें हम जो भी खनिज, सांद्रित खनिज हमें प्राप्त हुआ है, उस खनिज का हम अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया किस किस के साथ करवाते हैं? एक तो हम करवाते हैं अभिक्रिया H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ अम्लों का दर्जा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ। और दूसरा हम करवाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इन दोनों के साथ मेथड अलग अलग रहता है। H2SO4 के साथ अगर बंधन करवाओगे तो इसका अलग विधि रहेगी, और अगर NaOH के साथ कराओगे तो अलग रहेगी। जैसे हमें पता ही है इन दोनों की नेचर जो होती है, इन दोनों की प्रकृति जो होती है वो अलग होती है। ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, तो यानी कि इनके भंजन का मेथड भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। H2SO4 के साथ बंधन करवाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, जबकि NaOH के साथ करवाने की भी प्रक्रिया अलग है। इन दोनों मेथडों से हम भंजन की प्रक्रिया को जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाते हैं लैंथेनोइड लवण। यानी लैंथेनोइड जो थे वो प्रॉपर लैंथेनोइड कतौ नहीं मिलते, हमें लैंथेनोइड लवण मिल जाते हैं। अब जो लैंथेनोइड लवण हमें प्राप्त होंगे, उन लैंथेनोइड लवणों को एक और अन्य विधि के द्वारा पृथक कर करके हम अलग अलग लैंथेनोइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो लैंथेनोइड लवण जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनको पृथक करने के लिए दो विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है पुरानी और रूढ़ विधि, यानी कि जो प्राचीन काल से चली आ रही है, काफी टाइम से चली आ रही है, उसी विधि का यूज करेंगे। दूसरी विधि है आधुनिक विधि। एक तो है प्राचीन रूढ़ विधि और दूसरी है अपने पास आधुनिक विधि। इनमें अंतर क्या है? प्राचीन विधि जो है उसमें हम वही यूज में लेते हैं, जैसे कि प्रभाजी क्रिस्टल करवा देंगे, या उसका अवक्षेपण करवा देंगे, अवक्षेप बना लेंगे, या उसका ऑक्साइड बना लेंगे उसमें अपघटन करवा करके, या फिर संयोजकता प्रकार से, यानी कि संयोजकता में इनके अंतर रहता है। ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है लैंथेनोइड की, वो हमें पता है कि अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, तो उस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। जबकि आधुनिक विधि में हम नई टेक्निक को यूज में लेते हैं। नई टेक्निक कौन कौन सी है? नई टेक्निक की बात करें तो GC गैस क्रोमेटोग्राफी, PC पेपर क्रोमेटोग्राफी, और उसके अलावा आयन विनिमय विधि, ऐसी बहुत सी नई मेथड भी है, उसका हम यूज में लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पुरानी और रूढ़ विधियों के बारे में कि पुरानी विधियां कौन कौन सी है जिसका यूज कर करके हम लैंथेनोइडों का क्या कर सकते हैं? निस्तारण कर सकते हैं, या इनको अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन से क्या है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलन, यानी कि क्रिस्टल बन जाए। कैसे बन जाए? लैंथेनोइड जो सीरीज है, लैंथेनोइड जो श्रेणी है, उसमें लैंथेनोइड से लेकर के ल्यूटीशियम तक एलिमेंट होते हैं। लैंथेनोइड के बाद से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम तक के जो 4 एलिमेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लैंथेनोइड सीरीज कहते हैं। अब इस लैंथेनोइड से लेकर के इस ल्यूटीशियम तक जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे विलेयता घटती जाती है। वैसे वैसे क्या होता है? विलेयता कम होती जाती है। अगर विलेयता कम होगी तो ये अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप का विलय होंगे। यानी सबसे पहले लैंथेनोइड विलय होगा, और उसके लास्ट में अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम अगर विलय कर रहे हैं तो लास्ट में कौन होगा? ल्यूटीशियम, क्योंकि विलेयता का क्रम क्या है? घटता हुआ है। तो इनको प्रभाजी क्रिस्टलन मेथड ये है कि हम इसको कोई सॉल्यूशन में डालेंगे, डालते ही जो लैंथेनोइड होगा वो सबसे पहले क्रिस्टल बनाएगा। जो पहले क्रिस्टल बनाएगा उसको अलग कर लेंगे, जो बाद में बनाएगा। और विलेयता का हमें क्रम पता है कि घटता हुआ है, तो घटता हुआ क्रम है तो सबसे पहले हम लैंथेनोइड को अलग कर लेंगे, उसके बाद में उसको आगे के आने वाले एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे। दूसरा मेथड है प्रभाजी अवक्षेपण। एक तो मेथड था क्रिस्टल का, यानी हम क्रिस्टल बना के अलग कर सकते थे।
लेकिन वो थोड़ा टिपिकल रहता है। अब नेक्स्ट है वो है प्रभाजी अवक्षेपण, यानी हम पिपटी बना ले, अवक्षेप बना ले, प्रेसिपिटेट बना ले। वो प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, वो कैसे होगा कि जिस प्रकार से इसकी विलेयता कम है उसी प्रकार से इसकी क्षारीयता का क्रम भी कुछ इसी प्रकार से रहता है। इसकी क्षारीयता का क्रम भी क्या रहता है, जैसे जैसे लैंथेनम से ल्यूटेशियम की हो जाते हैं वैसे वैसे इसकी क्षारीयता भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब इसकी क्षारीयता अगर कम हो रही है तो ये क्षारों के साथ रिएक्शन भी उसी क्रम में करेंगे जिस प्रकार से इनकी क्षारीयता, यानी कि अगर जैसे कि इस लैंथेनोइड श्रेणी के लैंथेनोइडों को हम एनएच के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड उसी क्रम में बढ़ाएंगे जिस क्रम में इनकी क्षारीयता है। जो सबसे ज्यादा क्षारीय है वो सबसे पहले बढ़ाएगा और जो सबसे कम क्षारीय है वो सबसे लास्ट में। तो इसी प्रकार से इनकी एनएच के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो लैंथेनम के पास वाले हैं वो बढ़ाएंगे तो उसके लास्ट में जो लुटेशियम के पास वाले हैं वो बढ़ाएंगे। तीसरा मेथड है ऊष्मीय विघटन, जिस प्रकार से इनका विलेयता और क्षारीयता कम होती जाती है उसी प्रकार से इनका जो ऊष्मीय दाब होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक इनका ऊष्मीय अपघटन का मतलब है कि जब इसको हीट देते हैं, इसको ताप देते हैं तो ताप देने पर ये ऑक्साइड बढ़ाएंगे। जब हमारे पास लवण है, लैंथेनोइडों के क्या प्राप्त हुए, यहाँ से अपने को लैंथेनोइडों के लवण प्राप्त हुए, हम इन लवणों का पृथक्करण कर रहे हैं। तो ये जो लवण है अपने पास, इन लवणों में या तो नाइट्रेट या तो सल्फेट इस प्रकार के लैंथेनोइड लवण मिलेंगे। अब इन नाइट्रेट या सल्फेट लवणों को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो जो पहले सबसे पहले होगा वो लैंथेनम के पास वाले होंगे, वो सबसे पहले क्या बढ़ा लेंगे, ऑक्साइड बढ़ा लेंगे। और जैसे जैसे उनके ऑक्साइड बढ़ेंगे हम उन ऑक्साइड को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। लास्ट एंड फाइनल विधि है वो है संयोजकता परिवर्तन। जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उस लेक्चर में हमने कवर किया था कि ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो लैंथेनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्था +3 +4 और +2 ये 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है ये सारे के सारे लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, चाहे इटरबियम ले लो, चाहे सीरियम ले लो, चाहे क्रोमेथियम ले लो, कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है सारे के सारे लैंथेनोइड्स की। लेकिन कुछ ही लैंथेनोइड ऐसे हैं जिनकी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जैसे कि सीरियम की +2 और सीरियम की +4, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायी रहती है। उसी प्रकार से अगर बात करूं इटरबियम की भी क्या रहती है, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहती है, स्टेबल रहती है, स्थायी रहती है। यानी कि अगर इस प्रकार के सीरियम और इटरबियम के लवण अगर कुछ लवणों में मौजूद है तो उनको हम संयोजकता परिवर्तन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम उनका ऑक्सीडेशन करवा देंगे और जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सीरियम का ऑक्सीडेशन तुरंत क्या हो जाएगा, +3 से +4 या +2 के अंदर अपचयन भी हो सकता है। उसी प्रकार से इटरबियम का क्या है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, लेकिन इसका अगर अपचयन करवाएंगे तो +2 और अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी और ये +4 वाले ऑक्साइड बढ़ा देंगे। इनको हम संयोजकता परिवर्तन करके भी अलग कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लैंथेनोइड की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से हम लैंथेनोइड जो प्राप्त हुए उन लवणों को हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंथेनोइडों को पृथक करने की आधुनिक विधि, यानी कि जो नई विधि है जिसमें हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, आयन विनिमय विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आयनों को एक्सचेंज करके हम किस प्रकार से लैंथेनोइडों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।